Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 9 जून 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लाओस को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों कल के लेक्चर में मैंने आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था और आपसे पूछा भी था कि समझ में आया या नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करे बहुत अच्छे कि अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब देखते हैं कितने अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है, क्योंकि उसी के बेसिस पर आज का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब की बार डिसाइड किया है कि वो रेपो रेट को अनचेंज रखने वाले हैं, जैसा पहले था वैसा ही रखा गया है रेपो रेट को। तो यहीं पर जो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इस अनचेंज रेपो रेट को दर्शाता है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग हाई इन्फ्लेशन एंड द आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल इट बाय टाइटनिंग क्रेडिट। यानी ये जो रेपो रेट अनचेंज किया गया है, इसका मतलब जो हमारी इकोनॉमी है वो उसमें बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। जो आरबीआई है वो इसको कंट्रोल करना चाहता है, क्रेडिट के ऊपर में टाइट रेगुलेशंस लगाना चाहता है। क्या ऐसा कुछ है? ये ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमी जो है हमारी लगातार एक स्लो डाउन फेस कर रही है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर चाहता है ग्रोथ को बढ़ाना, जो हमारे क्रेडिट होते हैं, जो उधार होते हैं, उसको सस्ता करके। क्या ये दर्शाता है इसको? या ऑप्शन नंबर सी बोलता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ये बिलीव करता है कि आज की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है हमारी वो स्टेबल है, स्थिर है, तो हमें कोई ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर चौथा स्टेटमेंट बोलता है कि जो आरबीआई है वो यहाँ पर वेट कर रहा है, वो ये देख रहा है कि जो पुराने पॉलिसी चेंजेस हैं उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है आगे दूसरा एक्शन लेने से पहले। तो बताइए इन चारों में से कौन सी एक ऐसी स्थिति है जो रेपो रेट अनचेंज को, इस इकोनॉमिक सिचुएशन को इंडिकेट करती है। इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर आपको ये आर्टिकल मिलेगा। आज संडे है, संडे में आपको पता है बहुत ही कम न्यूज आर्टिकल्स होते हैं जो कुछ काम के निकल कर आते हैं, और अभी तो वैसे भी इलेक्शन का पूरा समय चला, इस वजह से ज़्यादा काम के आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन हैं कुछ आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संडे का आज के मैगजीन के आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो बात यह है कि दोस्तों अभी इलेक्शंस हो चुके हैं समाप्त, रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ हमारे सामने है। तो अभी यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, बट वो जो बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है यहाँ पे बीजेपी की जगह एनडीए वर्ड यूज करना सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, एनडीए बेसिकली पूरा अलायंस है जिसमें कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज भी मिल जाती हैं। ठीक है, वो भी एक अलायंस है, ध्यान रखिएगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर एनडीए के पास में बताया जा रहा था 293 सीट्स आई हैं, और आपको पता होगा लोकसभा में 543 सीट हैं। सरकार बनाने के लिए आपको कम से कम 272 सीट चाहिए। तो अभी यहाँ पर एनडीए के पास में यानी बीजेपी के पास में 293 सीट्स हैं, वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। अभी पिछले कुछ समय पर आपको पता होगा सबसे ज़्यादा नजरें थी चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, साथ ही साथ में नीतीश कुमार जी के ऊपर, कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, पार्टी से हटेंगे या आप कह सकते हो मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। तो अभी फिलहाल सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, ये दोनों ही व्यक्ति अपनी पार्टी के साथ में मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज दोस्तों यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सेरेमनी होती है वो उसको करा जाएगा, शपथ लेंगे आज प्रधानमंत्री की। यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है राष्ट्रपति भवन में, ये आप देख पाओगे। तो शाम 7 बजे से यहाँ पर ये जो इवेंट है वो शुरू होने वाला है। 9000 से ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया है, बहुत सारे अलग अलग देश के लीडर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होने वाले हैं जब प्रधानमंत्री ये शपथ लेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई।
यहीं पर कुछ और चीज़ें हैं, एक ट्विस्ट भी है, ध्यान रखिएगा। अभी जब इलेक्शंस हुए तो जो सामने रिजल्ट निकल कर आया, 543 सीट में से लगभग 293 सीट्स किसके पास में गई थी? एनडीए के पास में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास में। ठीक है, जो यहाँ पर बीजेपी है, इसमें बीजेपी है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और हैं, मिलकर वो एनडीए बनाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो ये पूरा इंडिया अलायंस है, जो पूरा गठबंधन है, जहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज मिली हुई, इनके पास में 233 सीट पहुंची। और यहाँ पे 18 लोग अदर्स में थे, 17 या 18 यहाँ पर, मतलब कुछ नंबर 1-2 ऊपर नीचे होगा, बस ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या दोस्तों कि अभी के समय पर जब रिजल्ट आया था तो ये पता चला कि 293 सीट्स हैं एनडीए के पास में। लेकिन अभी अगर आप लोग सब कुछ चेक करते हो गूगल पे जाके, तो एनडीए के पास में दोस्तों 543 में से 303 सीट हो चुकी हैं। तो बीजेपी का जो आंकड़ा है, एनडीए का स्पेशली जो ये आंकड़ा है, वो 300 पार हो चुका है, 300 क्रॉस कर चुका है। तो कहोगे ऐसा कैसे, 10 सीट बढ़ गई कैसे? तो यहाँ पे 10 सीट बढ़ने के पीछे का रीजन देखो, यहाँ पे ये आपको क्लियर होगा। ये हो गया एनडीए और ये हो गया यहाँ पे दूसरा ओपोजिशन का गठबंधन। तो क्या ओपोजिशन के गठबंधन में से कोई गया है? नहीं। जो अन्य लोग हैं यहाँ पर दोस्तों, अदर्स हैं, इसमें जो यहाँ पे 17-18 लोग हैं, इनमें से 10 लोग, इनमें से 10 सीट्स दोस्तों यहाँ पर एनडीए में जाकर जुड़ चुकी हैं। एनडीए को उन्होंने सपोर्ट दिखाया, जिस वजह से ये 293 से सीधा 303 हो चुका है। अब जो ये 10 मेंबर्स हैं, इनमें से आपको देखने को मिल जाएंगे कई सारे लोग आपको नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना, 18 मेंबर्स हैं, यानी कि जो अदर्स में हैं ये 18 हैं, और 18 में से इंडिपेंडेंट 7 मेंबर्स हैं, वाईएसआरसीपी के 4 सीट हैं, बीजेडी की 1 है, वीपीपी की 1 है, जेडपीएम की 1 है ना, एसकेएम की 1 है, बीएपी की 1 है, एआईएमआईएम की 1 है। तो ये जो 18 हैं टोटल, इनमें से जो 10 हैं दोस्तों वो एनडीए में जुड़ चुके हैं, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया और 293 से सीधा यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट है दोस्तों एनडीए की, वो यहाँ पर हो चुकी है 303। तो ये 303 पार हो चुका है, लेकिन डेफिनेटली ये अलायंस में आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा यहाँ पे गठबंधन है, जिसके बेसिस पर यहाँ पे गवर्नमेंट चलने वाली है। आई होप आपको इसके बारे में सारी क्लैरिटी मिल चुकी है जो अभी के समय पर न्यूज़ में है। मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आपके साथ में शेयर करते हैं। एनडीए के बारे में आपको बता चुका हूं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसके चेयरमैन अमित शाह जी हैं। बाकी यहाँ पर लोकसभा के जो लीडर हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री। फिर राज्यसभा के जो लीडर हैं वो हैं पीयूष गोयल साहब। ठीक है, एनडीए के फाउंडर कौन है? इस पूरे मतलब कह सकते हो गठबंधन को तैयार किसने किया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लाल कृष्ण आडवाणी जी, प्रमोद महाजन। ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कि एनडीए के फाउंडर के तौर पर देखे जाते हैं, स्पेशली अटल बिहारी वाजपेयी जी। एनडीए को बनाया गया था 1998 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये नजर आएगा। तो एनडीए के पास में जो गवर्नमेंट है, अगर आप देख पाओगे, 543 में से 303 सीट्स लोकसभा में, राज्यसभा में 119, क्योंकि राज्यसभा में सीट्स कम है, 245 होती हैं, तो 245 में से 119 आप कह सकते हो राज्यसभा में एनडीए के पास है। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जब बात करते हैं तो उसमें से ये सेक्शन है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के ये यहाँ पर कुछ डेटाज हैं। यूनियन टेरिटरीज की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला आपको पूरा का पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब है अभी भी एनडीए के पास में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावर है, अभी भी यहाँ पर वो काफ़ी बहुमत में है अगर आप इस पूरे पर्टिकुलर सिनेरियो को देख रहे हैं तो। लेकिन सवाल यही है कि ये एक अलायंस है, देखना पड़ेगा आगे किस तरीके से अलायंस टिकता है, क्योंकि अगर हम लोग इतिहास देखें तो अलायंस ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता है। ये हम लोगों ने खुद हिस्ट्री देखी है। एवरेज अगर हम देखते हैं तो 25 मंथ, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो 25 महीने। वैसे अगर आप देख पाओगे तो एक प्रधानमंत्री लगातार 5 साल तक सर्व करते हैं। अब 5 साल लगभग 30 मंथ्स के आसपास, 60 मंथ्स के आसपास। ठीक है, अब होता यहाँ पर यह है कि जो एवरेज देखा गया, क्योंकि इतिहास में इस तरीके से कोएलिशन गवर्नमेंट बहुत सारी आई है दोस्तों, बहुत सारी कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब 2014 से पहले ज़्यादातर वही सिनेरियो देखने को मिला है। 2014 में एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिली, 2019 में एक स्टेबल पार्टी के साथ में गवर्नमेंट देखने को मिली। नाउ फाइनली फिर से कोएलिशन वाला समय आ चुका है। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम यह है, अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सरकारें कोएलिशन में चली हैं उनका जो एवरेज रेट है वो है 25 मंथ्स, 25 महीने तक चली हैं। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से एनडीए कैसे आगे रूल करती है, क्योंकि एनडीए के पास में एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली एक्सपीरियंस है, हम ये कहेंगे उनको चलाने का एक्सपीरियंस है। तो उनके साथ में चैलेंज भी रहेगा कि आने वाले 5 साल तक किस तरीके से वो टिकते हैं और किस तरीके से अपने डिसीजंस को लेते हैं। समझ गए? चलिए, बाकी भी मैंने आपको बता दिया कि 293 से 303 कैसे यहाँ पर ये सीट्स पहुँच चुकी हैं। अब बात आती है नेक्स्ट आर्टिकल की। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी फैलानी हो प्लीज़ फैलाइए।
मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था आज से 2 दिन पहले, आपको याद होगा। ये थंबनेल लगा है नीट एग्जाम स्कैम 2024। दोस्तों 4 जून 2024 लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट्स हमारे सामने आए। पूरे देश भर के लोग उस रिजल्ट्स में बिजी थे कि भाई कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा, कितनी सीट्स किसके पास आ रही हैं। उसी दौरान, उसी के आड़ में एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट के रिजल्ट्स घोषित कर दिए कि बोलो भैया नीट के रिजल्ट भी उसी दिन आ गए। किसी की नज़र नहीं गई, ज़्यादा डिस्कशंस नहीं हुए, क्योंकि इलेक्शन की ज़्यादा चर्चाएं थी, वो ज़्यादा बड़ा मैटर बना हुआ था। अब अगले दिन से दोस्तों चर्चाएं नीट के ऊपर ज़्यादा शुरू हो गई, क्योंकि पता ये चला कि जो अब की बार रिजल्ट आया है नीट का, इसमें एक क्लियरली बड़ा स्कैम नज़र आ रहा है, जिसको लेकर एनटीए के खिलाफ में कई सारी कंप्लेंट जा चुकी हैं। मैटर कोर्ट में भी जा चुका है, जिसके बेसिस पर एनटीए ने बोला है हम सेटअप कर रहे हैं एक पैनल, और उस पैनल के बेसिस पर सारे का सारा जो एलिगेशंस है, नीट पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो सब देखा जाएगा, और देखा जाएगा रीटेस्ट होगा या नहीं होगा। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर किया जा रहा है आज के समय पर। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई, अब की बार जो नीट का रिजल्ट निकल कर आया, उसमें ये पीडीएफ देखिए। उस पीडीएफ में पहली चीज़ तो ये देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके, क्योंकि नीट का पेपर कितने मार्क्स का होता है, 720 मार्क्स का होता है, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, एक प्रश्न होता है। तो पहली चीज़, यानी कि 720 मार्क्स का पेपर है, अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन सही भी करता है, ठीक है, मतलब या तो नंबर उसके टोटल आएंगे 720 में से 720, या अगर मान लो एक क्वेश्चन उसका गलत हो गया है, तो यहाँ पर उसके आ जाएंगे लगभग 715 के आसपास, क्योंकि एक मार्क कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कोई हिसाब ये नहीं बनता किसी बच्चे के 718 या 719 मार्क्स आए, कोई हिसाब नहीं बनता, क्योंकि एक क्वेश्चन ही 4 नंबर का है, या तो 716 या तो 720 या 715, इस तरीके से यहाँ पर बैठेगा। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है ये समझिए। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको अब की बार 718 और 719 नंबर मिले, और जब एनटीए से पूछा गया तो एनटीए बोलता है उनका थोड़ा टाइम का इशू हो गया था, उस वजह से हमने इनको 718 719 दिया है ग्रेस लगाकर। यहीं पर मैटर दोस्तों ज़्यादा गंभीर हो गया, ग्रेस दे दिया गया इनके। अब पहला क्वेश्चन ये है, भाई ये कंपटीशन एग्जाम है, क्या ये कंपटीशन एग्जाम में ग्रेस देना बनता है? एक नंबर से कितनी रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, लाखों बच्चा बैठा है पेपर देने के लिए, एक एक नंबर मैटर करता है, कितनी ऊपर नीचे रैंक्स हो जाती हैं, ये आपने खुद देखा होगा। तो क्वेश्चन ये भी उठ रहा है एनटीए के ऊपर में, आपने ग्रेस क्यों दिया? एनटीए बोलता है भैया टाइम का इशू हो गया था उनके साथ में, तो हमने, आप कह सकते हो कि सही किया है, जस्टिस किया उनके साथ में। जस्टिस ये नहीं है, जस्टिस वो होता कि आप उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देते, भाई एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा दे देते, बच्चा अपने कैपेबिलिटी के बेसिस पर, वो थोड़ा सा सही चीज़ होती, वो यहाँ पर सबको एक्सेप्टेबल भी होता है। यहाँ थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया तो चलो हो जाता है यार, लेट हो गया, कोई दिक्कत हो गई हो, थोड़ा आपने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, वहीं पर बच्चा अपने कैपेबिलिटी के बेसिस पर ही वो पेपर दे रहा है। यहाँ पे आपने ग्रेस देकर 718 और 719 कर दिया, तो ये चीज़ यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम के तौर पर उभर कर आई। ये तो पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि नीट के एग्जाम में अब की बार पता है टॉपर्स कितने हैं? ऑल इंडिया रैंक 1 वाले, ऑल इंडिया रैंक 1 वाले दोस्तों यहाँ पर 67 लोग हैं। कितने? 67 लोग। कहोगे इसमें क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनिए, ये जो 67 बच्चे हैं ना, इनमें से 67 के 67 720 में से 720 मार्क्स लेकर आए, फुल मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 उनके पास में है। कहोगे क्या आ नहीं सकते क्या, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर होंगे, ठीक है चलो ये भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। बट अब देखिए, मतलब अभी तक नहीं हुआ, अभी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, बट ये देखिए उसके अलावा ये 62 नंबर, 63, 64, 65, 66, 67 एंड 68, ये नंबर्स आप दिख रहे हैं। इस नंबर में नाम देखिए, यहाँ पर ये नाम है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, आगे सरनेम नहीं है, इसमें सरनेम नहीं है, इसमें सरनेम नहीं है, इसमें 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 नहीं है। उसके बाद ऊपर भी सब में सरनेम है, नीचे भी सभी बच्चों के सरनेम है, बट यहाँ पे सीक्वेंस वाइज ये देखिए, सबके नंबर देखिए, आगे बिल्कुल सेम है, 230701, इस तरीके से यहाँ पर सेम है, फिर नीचे जाके फिर बदल गए, ऊपर फिर अलग है, और ये नंबर्स एक साथ दे दिए गए, ये नाम सामने आ गए, किसी में सरनेम नहीं है, और सबके नंबर 720 में से 720 हैं। और दूसरी बात, इनमें से जो मैक्सिमम बच्चा है दोस्तों वो एक ही सेंटर से है। 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक ही सेंटर से हैं, तो मतलब आगे पीछे बैठे हैं, तो आगे पीछे बैठे हैं, एक ही सेंटर से आ रहा है। देश में 5000 सेंटर्स थे, लेकिन एक ही सेंटर से 6-7 बच्चे जिनके 720 आउट ऑफ 720, और वो भी आगे पीछे बैठे हुए।
तो कुछ ना कुछ तो इशू है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर उठाई जा रही है कि भैया इसको लेकर जवाब दीजिए। एनटीए ने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बट अभी यहाँ पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बना रही है, और हाई पावर्ड कमेटी को लीड करेगा यूपीएससी के चेयरपर्सन। वो यहाँ पर इस पूरे मैटर को देखेंगे डिटेल से कि आखिरकार क्या हुआ है, जो ये 4 जून को रिजल्ट घोषित किया है। पहली बात, एक दिक्कत तो ये भी है भाई, इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ, और आपने ये सब छुपाने के लिए 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर किया था। आपका रिजल्ट तो 12 या 14 जून को आना था, 16 जून को आना था, पता नहीं, मतलब ये एक डेट थी, आपने 4 जून को ही क्यों डिक्लेयर कर दिया, है ना। तो ये भी यहाँ पर दोस्तों एक पर्टिकुलर इशू निकल कर आया, जिसके बेसिस पर अभी एनटीए के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है। अभी बहुत सारे केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स में जा चुके हैं, तो उसके ऊपर देखा जा रहा है। बाकी आगे देखेंगे किस तरीके से जवाब आएगा, क्योंकि एनटीए को डेफिनेटली इसके ऊपर जवाब देना होगा। यहाँ पर एक बच्चा है, उसके भविष्य का सवाल है। इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद एनटीए जो नीट एग्ज़ाम है कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं भाई, इतने लाखों बच्चे हर साल दे रहे हैं और कितनी पढ़ाई कर रहे हैं हमें पता है ना। नीट के एग्जाम में कितनी ज़्यादा पढ़ाई चाहिए होती है, किस तरीके से बच्चा मेहनत कर रहा होता है। और उसमें अगर ये केसेस आएंगे भाई, जिसके पहले 640 मार्क्स या ऐसे कुछ आ रहे हैं उनको कॉलेज मिल रहा है, इस बार कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। आपने कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई कर दी, इतनी ज़्यादा हाई कर दी, बच्चा डर जाएगा कट ऑफ देख के भाई। 67 बच्चे ऐसे निकलो, 720 आउट ऑफ 720, सबकी ऑल इंडिया रैंक 1। इसमें से कुछ एक साथ सेंटर्स में आ रहे हैं, एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चे। ये प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन होता है, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं सामने आपको पता चलेगा। वैसे मैंने पहले ही इसके ऊपर आवाज़ उठा चुका हूँ, नीट एग्जाम स्कैम को लेकर ऑलरेडी यहाँ पर ये वीडियो 2 से 3 दिन पहले अपलोड कर चुका हूँ इस लेक्चर में। बट आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल था तो मैंने सोचा ये वाला वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि ये नीट स्कैम वाला वीडियो लगभग 22-24 हज़ार लोगों ने देखा होगा। ये वाला वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं तो इसको ज़्यादा लोग एक्सपैंड करेंगे, इसको ज़्यादा शेयर करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स होंगे जिसमें हम बहुत सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन लेते हैं, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वो सभी नोट्स आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिए जाते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। एक ऐसा ग्रुप मिल जाता है जहाँ पे सारा कंटेंट आपका सिक्योर रहता है, इधर उधर पीडीएफ ढूंढने ढांढने इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सिक्योर तरीके से मैनेज हुआ है। सीक्वेंस वाइज किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, क्योंकि डेट वाइज कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी दोस्तों, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। यहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा, मुझे किस तरीके से आप फ़ायदे हो रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, जिसको आप सभी लोग अचीव करवा सकते हैं। आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर ही सबसे ऊपर एक छोटा सा टॉपिक दिया है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा संडे में द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ उनकी मैगजीन भी आती है, तो मैगजीन के लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ता है। तो मैगजीन को ओपन करोगे तो सबसे पहले ही यहाँ पे कोकोआ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। कोकोआ अभी हाल ही में भी चर्चा में था, क्योंकि इसको डाउन टू अर्थ में भी कवर किया जा चुका है। तो मतलब ये दोनों सोर्सेस रेलिवेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए, दोनों जगह पर चर्चाएं हो रही हैं। आखिरकार मैटर है क्या कोकोआ को लेकर? तो कोकोआ जिससे चॉकलेट्स वगैरह बनाई जा रही हैं, इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा पहुंच चुके हैं। कोकोआ का प्रोडक्शन अब की बार देश में बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया में चॉकलेट क्राइसिस देखने को मिलेगा, और आने वाले समय पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। और केवल चॉकलेट क्राइसिस नहीं, इससे संबंधित इतने सारे बिजनेस है दोस्तों, उन सब बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, फार्मर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसके बारे में डिस्कशन किया गया। तो अब की बार कोकोआ बीन्स का जो ये शॉर्टेज है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं दुनिया भर में। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कोकोआ होता क्या है और कैसा क्रॉप है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्लांटेशन क्रॉप है, एक ऐसी फसल जिसको चॉकलेट्स के लिए ग्रो किया जाता है। कोकोआ के बिना चॉकलेट नहीं बनेगी। ये एक ऐसी क्रॉप है दोस्तों यहाँ जो कि सबसे ज़्यादा अमेजन बेसिन में, यानी साउथ अमेरिका में, जो ब्राज़ील है, आसपास के देश हैं, अमेजन के जंगल फैले हुए हैं वहाँ पर, तो उन्हीं बेसिन्स के अंदर में ये कोकोआ पाया जाता है।
ज़्यादातर यहाँ पे जो कोकोआ है दोस्तों, इनको उगाया जाता है हमारे इक्वेटर वाले रीजन में, यानी कि 20 डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, यानी इक्वेटर के आसपास वाला रीजन जो है, बीच में इक्वेटर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में आता है उनका इक्वेटर। तो उस पर्टिकुलर रीजन के आसपास सबसे ज़्यादा कोकोआ का प्रोडक्शन किया जाता है और सी लेवल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर इसको ग्रो किया जा सकता है। इसमें जब आप फसल लगाओगे तो जो बारिश है वो 1500 से लेकर 2000 mm के आसपास यहाँ पर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर 15 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास एक ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए होता है। बाकी 25 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पर कोकोआ के प्रोडक्शन के लिए। अब बात आती है मिट्टी की, कैसी मिट्टी में ये फसल सबसे बढ़िया उगाई जाती है दोस्तों। तो एक वेल ड्रेन्ड जो लोमी सॉइल्स है उसके अंदर में यहाँ पर जैसे एकदम क्ले वाली मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी जैसी होती है, क्ले वाली जो मिट्टी है स्पेशली, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, तो वो बेस्ट आपको सॉइल देखने को मिलेगा कोकोआ के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि कोकोआ को जब ग्रो किया जाता है दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ा सा शेड चाहिए होता है, छाँव चाहिए होती है। तो इसका जो कमर्शियल कल्टीवेशन है वो इस तरीके से किया जाता है कि यहाँ पे जो लाइट है वो 100% ना 50% केवल और केवल लाइट अच्छी तरीके से अवेलेबल हो। अगर 50% लाइट अच्छी तरीके से अवेलेबल होती है तो एक आइडियल चीज़ है इस प्रोडक्शन के लिए। और आज दुनिया में कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोकोआ का प्रोडक्शन होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लगभग दुनिया में जो कोकोआ बीन्स है उसका 70% जो कोकोआ बीन्स है ये आता है हमारे 4 वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज से, आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया एंड कैमरून। यहाँ से सबसे ज़्यादा कोकोआ प्रोडक्शन होता है दोस्तों। और इंडिया में ये जो कोकोआ है ये सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा ये सदर्न स्टेट जहाँ पर टेम्परेचर स्टेबल से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोकोआ का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, ये मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, वर्ल्ड के भी बता दिए और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी उन रीजन्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 11 पर आर्टिकल प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में आप लिंक करोगे। बात हो रही है जो सीसीआई है, सीसीआई की फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन करने का काम करता है मार्केट में। तो सीसीआई यहाँ पर एक ड्राफ्ट रेगुलेशन लेकर आया है जहाँ पर उनका मेन फोकस है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखना। तो ड्राफ्ट रेगुलेशन से इंट्रोड्यूस करे गए हैं, कुछ फ्रेमवर्क यहाँ पर लेकर आए जा रहे हैं जहाँ पर बोला जा रहा है जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है वो बनाई जाएगी और उस इंडिपेंडेंट एजेंसी को काम सौंपा जाएगा कि आप इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स पर काम कीजिएगा, उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो इस पूरा का पूरा जो नियम लाया जा रहा है इसका मेन फोकस क्या है? मेन फोकस है जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री जायंट्स हैं, वो दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी जो हमारे लॉज में लूप होल होते हैं, कमियां होती हैं, उसका फ़ायदा ना उठा सके और एक हेल्दी कंपटीशन को मैनेज किया जा सके, इन सब इंडस्ट्रीज़ पे कंट्रोल किया जा सके। एक वर्ड सुना होगा आपने, कार्टेलाइजेशन। कभी कभी ये इंडस्ट्रीज़ ये कर देती हैं, कंपनियां ये कर देती हैं, आपस में मिलकर एक रेट डिसाइड कर लेती हैं और सब मिलकर उसी रेट पर चीज़ों को बेच रहे होते हैं, है ना। जबकि वो रेट सब आपस में मिलकर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा देते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सीसीआई है फोकस करता है कंपटीशन होना चाहिए लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। भाई दो व्यक्ति हैं, दो दुकानें हैं, एक आपको सामान दे रहा है बहुत ज़्यादा प्राइस में, एक आपको वही सामान दे रहा है उससे बेटर सामान दे रहा है कम प्राइस में, आप डेफिनेटली उस व्यक्ति के पास में जाओगे। तो जब उस व्यक्ति की सेल बढ़ने लगेगी तो दूसरा भी अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेगा कि भाई कम दाम में एक बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों को मैं ऑफर कर सकूँ, लोगों को बढ़िया सर्विस दे सकूं। तो इस बेसिस पे क्या होगा, ये कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा और उस हेल्दी कंपटीशन का फ़ायदा नो डाउट हम कंज्यूमर्स को होगा। तो उसके बेसिस पर भी जो ये सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये वर्क करता है। ठीक है, इनके पास में यहाँ पर बहुत सारी पावर्स आपको देखने को मिल जाती हैं इन इंडस्ट्रीज़ को लेकर। इनका मेन काम है इन इंडस्ट्रीज़ को सही तरीके से आगे लेकर चलना। इसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्री में बड़े बड़े जायंट्स होंगे उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको सीसीआई के बारे में बैकग्राउंड डेटा बता देता हूँ, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी होती है पता होगा आपको, जो एक एक्ट के माध्यम से बनाई जाती है, एक लॉ के माध्यम से बनाई जाती है। तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी हमारे भारत सरकार की, ठीक है, जिसका मेन काम क्या है, कंपटीशन एक्ट 2002 को यहाँ पर, मतलब इस बेसिस पे हमने ये बॉडी बनाई। और अभी के समय पर ये जो बॉडी है जो आई है, सवाल यह है कि इससे पहले कोई बॉडी नहीं हुआ करती थी।
या कोई पहले एक्ट हमारे पास में नहीं था जो कि यहाँ पर इस तरीके से कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन कर सके? तो ऐसा नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत हमने वो बॉडी बना ली, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले हमारे पास में एक और लॉ था जिसका नाम है मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट 1969, MRTP एक्ट का नाम सुना होगा। तो इस MRTP एक्ट को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह कंपटीशन एक्ट आया 2002। तो इस 2002 वाले लॉ ने रिप्लेस कर दिया MRTP एक्ट को। और ये सब हुआ कैसे था? ये हुआ था एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर। उस कमेटी का नाम है राघवन कमेटी। तो वो राघवन कमेटी थी जिन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया कि भैया MRTP एक्ट को ख़त्म कर दो, उससे बढ़िया यह है कंपटीशन एक्ट लेकर आओ 2002 और फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाओ। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर काम सौंपेंगे कि वो एक अच्छा कंपटीशन एनवायरनमेंट बना के रखेगा हमारे मार्केट में, हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए। अच्छी तरीके से जितने कंज्यूमर्स उनको बढ़िया बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने के ऊपर काम करेगा, हाई लेवल का कंपटीशन मैनेज करेगा। इसके लिए यहाँ पर CCI को बनाया गया। तो आज CCI का मेन फंक्शन, इनका मेन कार्य, मेन रोल क्या है? मेन रोल यही है कि जो भी गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, लोग अपनाते हैं, इस कंपटीशन के ऊपर एक गलत असर पड़ता है, उसको यहाँ पर रोकना। कभी कभी यहाँ पर जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग लोग हैं, आपस में मिलकर एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं और बोलते हैं हम सब मिलकर इतने ज़्यादा दाम में बेचेंगे। अब कंज्यूमर्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं है उसको मैनेज करने के, उसको खरीदने के अलावा। तो उस बेसिस पर यहाँ पर उस कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है, उसके हक की बात करना, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम CCI का है। समझ गए? तो CCI यहाँ पर इस तरीके से काम करता है। प्लस यही बॉडी अपना ओपिनियन देती है, कंपटीशन से संबंधित जो इश्यूज़ होते हैं उस पर यहाँ पर सुझाव देने का काम करती है कि भैया कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती है, लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करती है, ठीक है, कंपटीशन के बारे में समझाने की कोशिश करती है। और कंपटीशन से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके ऊपर में एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का काम करता है CCI। तो CCI के मेन फंक्शंस एंड रोल ये हो गए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए। इतना ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वो यह है कि CCI भैया जो आया है उसने MRTP एक्ट को रिप्लेस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में दोस्तों बात हो रही है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो ये टेलीस्कोप अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। आइए जानते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और ख़ास बातें। तो हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपना खुद का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है। और रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन्होंने ज़्यादा दूर वाली एक गैलेक्सी को खोज के निकाला है। एक गैलेक्सी मिली है इनको, बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्राइटर है। गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। जैसा आपको पता होगा मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें ये पूरा सोलर सिस्टम वगैरह प्रेजेंट है। ऐसे यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज आपको नज़र आती हैं, है ना। गैलेक्सीज बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो अभी इसी प्रकार की एक नई गैलेक्सी डिटेक्ट की है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। यह टेलीस्कोप इस तरीके से नज़र आता है। मैं अभी आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन सबसे पहले जो ध्यान रखना है, ये जो गैलेक्सी है इसका नाम है जेट्स GS-Z14O। तो ये नाम जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में जेट्स GS-Z14 करके एक चीज़ न्यूज़ में थी, बताओ ये क्या है। तो ध्यान रखना होगा ये एक गैलेक्सी है, ठीक है। ये जो गैलेक्सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, आपको पता होगा यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी के बेसिस पर। भाई पहले यहाँ पर जो पूरा यूनिवर्स एक छोटा सा डॉट था, धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, ये ग्रो करता चला गया और ये यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है। और आज भी यूनिवर्स एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यही यहाँ पर हमारी बिग बैंग थ्योरी बताती है, जो लगभग आज से 14 बिलियन ईयर्स अगो पहले यहाँ पर शुरू हुई थी। तो अभी जो नई एक ऑब्जर्व्ड गैलेक्सी को खोजा गया है दोस्तों, वो ज़्यादा ब्राइटर है। जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ज़्यादा गुना चमचमाती हुई वो गैलेक्सी है। रीज़न यह है कि उसको पावर मिल रही है यंग और एक्टिव स्टार से। यंग और एक्टिव फॉर्मिंग स्टार्स के थ्रू दोस्तों यहाँ पर वो फ्यूल की जा रही है, जिस बेसिस पर उसके अंदर ज़्यादा ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा इंप्रेसिव साइज नजर आएगा उस गैलेक्सी का। तो ये तो बात हो गई उस नई गैलेक्सी के बारे में। अब थोड़ा बेसिक डेटा हमें जानना होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी। टेलीस्कोप क्या है दोस्तों? साल 2021 में इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष में। और ध्यान रखिएगा, इसको लॉन्च करने के पीछे केवल कोई एक देश का हाथ नहीं था। 3 अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसियों का एक इंपॉर्टेंट रोल था, जिसमें USA और यूरोपियन, साथ ही साथ में कनाडा की स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर दोस्तों इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया 2021 में। ये अपने आप में एक बहुत बड़े साइज का टेलीस्कोप है। ये हमारे पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है, जैसे एक आपने सुना होगा हबल स्पेस टेलीस्कोप, वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, ये सूर्य के चक्कर लगाता है। सूर्य को भी यहां पर कवर करता है दोस्तों।
और इसको अंतरिक्ष में L2 पॉइंट पर रखा गया है। अब क्वेश्चन ये है कि L2 पॉइंट कहाँ पर है, ज़रा इसको देखिए। ये हो गया सन, ठीक है, ये हो गई हमारी अर्थ और यहाँ पे हो गया मून, ठीक है, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया सूर्य। अब जो L1, L2, L3, L4 ये और L5 ये 5 पॉइंट्स होते हैं जिसको लैग्रेंज पॉइंट्स बोलते हैं। तो L1 तो हो गया ये वाला, L3 हो गया ये वाला सूर्य के पीछे, L4 हो गया ये वाला, L5 हो गया ये वाला। लेकिन L2 कहाँ पर है, जहाँ पर हमने इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लोकेट किया है, तो वो L2 पॉइंट दोस्तों पृथ्वी के पीछे है, ठीक है। अब पृथ्वी के इधर ही आपको बाकी सारे प्लैनेट्स नजर आएंगे, यानी कि सोलर सिस्टम इधर एक्सपैंड हुआ है, फैला हुआ है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो L2 पॉइंट पर रखा गया है और ये यहाँ पर इस तरीके से ऑर्बिट कर रहा है हमारे सन को। और ऑर्बिट करते करते दोस्तों ये ना हमारे बाकी सोलर सिस्टम्स जो हैं, मतलब बाकी कह रहा हूँ, बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर ये मॉनिटरिंग करता है, उसके ऊपर भी पूरा जो डिटेल्स हमको प्रोवाइड करवाता है। समझ गए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये दूर तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो L2 पॉइंट क्या है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में ना। फिर आते हैं अपने यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर में। आज का क्वेश्चन क्या है जरा मैं आपको बताता हूँ। हाँ, काफ़ी लोगों का कहना है कि सर आपने जो मॉर्निंग में वीडियो स्टार्ट किया था वो नहीं आया है यार, बीच में संडे भी आ गया, तो आज संडे था, संडे में वैसे भी वीडियो नहीं अपलोड होता है, तो कल मंडे से वो शुरू हो जाएगा। तो कल से आपको डेफिनेटली दोनों के दोनों वीडियोज़ टाइम पर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ बट काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज नहीं हो पाती हैं, बट वापस से लेकर आएंगे। तो कई लोगों का कहना है सर लेक्चर में थोड़ा सा कंटेंट कम हो गया है। देखो कंटेंट इस समय कम हो गया, बीच में कम नहीं था, बीच में वीडियो लंबे हो रहे थे पीछे। अभी के समय पर कंटेंट कम इसलिए हो गया क्योंकि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स कम है इलेक्शन के बेसिस पर। आप खुद चेक कीजिएगा, ज़्यादा काम के आर्टिकल्स होंगे तो डेफिनेटली मैं डिस्कस करूँगा, काम के आर्टिकल्स नहीं होंगे तो वहाँ पे टाइम ख़राब करना बेकार है। अब मैं खुद यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ निकालने की कोशिश करता हूँ, यार यहाँ पे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये हेल्प हो सकती है, ये हमारा इकोनॉमी से मैच हो रहा है, ये यहाँ से मैच हो रहा है। हाँ, बाकी आने वाले समय पर मैं आपके जो आर्टिकल्स हैं उनको सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड करने वाला हूँ। जो करंट अफेयर्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। आप थोड़ा सब्जेक्ट वाइज अपने सारे पोर्शंस को डिवाइड कर पाओगे। मैं आपको बताऊँगा एक बेस्ट तरीका क्या होता है जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किया था, या जो ज़्यादातर लोगों को हेल्प कर सकता है, एक सटीक तरीका, वो भी कल हम समझेंगे, ठीक है। वो मैंने रेडी किया हुआ है पूरा चार्ट, कल आपके सामने वो प्रस्तुत करूँगा। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन ये बात करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि आपकी भैया रेपो रेट को हम अनचेंज रखेंगे, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो बताइए इन चारों में से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इस इकोनॉमिक सिचुएशन को इंडिकेट करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। क्या हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, हम क्रेडिट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल कसेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो रेपो रेट में फिर कोई चेंज ही नहीं किया गया है, तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। इकॉनमी स्लो डाउन फेस कर रही है, आरबीआई चाहता है यहाँ पर क्रेडिट रेट को बहुत सस्ता करना, तो वो इस रेपो रेट को कम कर देता है ना, वो तो कम कर देता रेपो रेट को। फिर अगर ऐसा कुछ करना होता तो सस्ता हो जाता वो जो भी क्रेडिट वगैरह देना है, बट हुआ क्या, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो रेपो रेट तो अनचेंज रखा गया है, ना बढ़ा है ना घटा है। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, आरबीआई मानता है कि आज के समय की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्टेबल है, जो स्थिर है, इस वजह से हमें कोई ज़रूरत ही नहीं चेंज करने की। यही तो सही चीज़ है। थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं कि रेपो रेट को अगर कुछ बदला नहीं गया है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया है, इसका मतलब आरबीआई जानता है कि इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल है, हमें अभी के समय पर कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तब बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैंने आपके सामने यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट कर दी हैं, आंसर आपके सामने है। चलिए ना, इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।